हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एंड इंस्पिरेशन विद ज्योति। आज की वीडियो में हम देखेंगे डाइट थेरेपी यानी कि आहार चिकित्सा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण 24 प्रश्न जो आपके लिए होम साइंस की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो नेट हो या DSSB हो या अदर्स जो होम साइंस के एग्ज़ाम है वो। तो आप लोगों का एग्ज़ाम भी आने वाला है और आप लोगों को तैयारी आप तेज़ कर देनी चाहिए। आप प्रीवियस वीडियोस को देखते रहिए और जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं बुक से, वीडियो से, कोचिंग से अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस परिचारिका द्वारा सर्वप्रथम सन 1854 में क्रीमियाई युद्ध के दौरान आहत सैनिकों की सेवा में उपयुक्त आहार का सदुपयोग किया गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, विलियम वेल्स, फ्लोरेंस मिलियम या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वप्रथम सबसे पहले ये इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी परिचारिका थी जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि आहार का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी पीड़ित व्यक्ति को स्वस्थ करने में। जैसा आहार के द्वारा भी, डाइट थेरेपी के द्वारा भी उपचार किया जा सकता है, ठीक है। जिससे कि कोई भी व्यक्ति, जैसे किसी को भी बुखार है, किसी को पीलिया है, तो पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का आहार देना चाहिए जिससे कि वो दवा के साथ साथ जल्दी ऐसा आहार खाए जिससे वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि बुखार में हम सभी लोग जानते हैं कि हमें ठंडा पानी, आइसक्रीम, चावल ये सब नहीं खाना चाहिए। तो ये सब हमें कैसे पता चला? इन्हीं के थ्रू पता चला। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत करी कि जो हमारी जो बीमारी होती है, बीमारी से हमें स्वस्थ होने में जैसे हमें दवा महत्वपूर्ण होती है, उसी तरीके से हमारा आहार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इन्होंने सन 1854 में क्रीमिया युद्ध के दौरान आहत सैनिकों की सेवा में उपयुक्त आहार का सदुपयोग कर दुनिया को चिकित्सा में आहार के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि औषधि चिकित्सा एवं रोगी की परिचर्या के साथ ही स्वास्थ्य लाभ करने में आहार का विशेष स्थान होता है, जिसे ध्यान में रखते हुए डाइटिशियन की नियुक्ति होने लगी। मतलब जो इन्हीं के थ्रू सबसे पहले डाइटिशियन की नियुक्ति होने लगी। जब इसके बारे में जानकारी की गई तो उसके बाद डाइटिशियन की नियुक्ति हुई। और आहार चिकित्सा में डाइटिशियन, डॉक्टर तथा परिचारिका तीनों का विशेष योगदान होता है। इसे भी परिचारिका की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। जो परिचारिका होती है इसमें परिचारिका की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्योंकि मैं डाइट थेरेपी पढ़ा रही हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा आपको बता दूँ कि डाइट थेरेपी होती क्या है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पहला सही है और ये सन जरूर याद रखिएगा, 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो हम पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड है। किस चिकित्सा में डाइटिशियन, डॉक्टर तथा परिचारिका तीनों का विशेष योगदान है? अगर आपने भी ध्यान से सुना होगा तो मैंने आंसर इसका मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। संतुलित चिकित्सा में, आहार चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन अभी मैंने बताया कि आहार चिकित्सा में इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, डाइटिशियन, डॉक्टर तथा परिचारिका। तो डॉक्टर का जो योगदान होता है वो हर तरह से तो महत्वपूर्ण होता ही है, बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर साथ में दिया गया है डाइटिशियन और परिचारिका, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया है आहार चिकित्सा में। निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, रोगावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना, या फिर इनमें से सही? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है डी। पाचन, जो आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य होता है वो पाचन तंत्रों के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना भी होता है, रोगावस्था में उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना भी होता है और शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना भी होता है। ये तीनों कार्य आहारीय चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि पाचन तंत्र में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई रोगी, उसका पाचन तंत्र भली प्रकार से नहीं काम कर रहा है, जैसे सामान्य जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका कार्य करता है, तो उसको उस हिसाब से हमें भोजन देना है जिससे उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, वो आराम से पाचन जो भोजन ग्रहण कर रहा है उसका भोजन आराम से कर ले। जैसे कि जो रोगी व्यक्ति होता है, अगर किसी को पाचन संबंधी समस्या हो गई तो उसे हल्की फुल्की खिचड़ी दी जाती है,
इसलिए दी जाती है, वो इसीलिए दी जाती है कि उससे डाइजेशन में प्रॉब्लम है। अगर वो तला भुना मसालेदार भोजन दे दिया जाएगा तो पीड़ित व्यक्ति को और समस्या हो जाएगी। इस कारणवश जो उसे भोजन दिया जाता है वो बहुत ही साधारण तरीके का दिया जाता है। ये भी आप समझ रहे हैं, यही आ रहा है आहारीय चिकित्सा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। आपको ये समझना होगा कि ये जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार पूछे जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब समझ लीजिए कि आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य ये होता है कि जो व्यक्ति पीड़ित होता है या स्वस्थ नहीं होता वो दवाई के साथ साथ ऐसा भोजन ले जिससे संबंधित उसको बीमारी है वो बीमारी बढ़े ना, बल्कि उस भोजन को करने से वो बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और रोगी व्यक्ति के पोषक तत्वों की भी पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो और उसे इस प्रकार का भोजन ना दिया जाए जो तला भुना हो जिससे उसकी समस्या और बढ़े। ठीक है, और जो भी उसके शरीर के प्रभावित अंग होते हैं उसे विश्राम भी मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आई थिंक आप लोग अब डाइट थेरेपी समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा या डिटेल में वीडियो चाहिए होगी तो मैं कंप्लीट एक अलग से डिटेल की वीडियो भी बना दूंगी डाइट थेरेपी के ऊपर। जैसा भी होगा आप मुझे बताइएगा। ज्वर की अधिकता, मिचली, वमन, डायरिया, पाचन तंत्र संबंधी ऐसे विकार जिसमें पाचन तंत्र ठोस ग्रहण करने योग्य नहीं हो उस रोगी को देना चाहिए। तरल आहार, वाष्पित आहार, नसों में सुइयों द्वारा आहार, इनमें से कोई नहीं। तो ज्वर की अधिकता, मिचली, वमन, डायरिया, पाचन तंत्र संबंधी ऐसे विकार जिनमें पाचन तंत्र ठोस आहार ग्रहण करने योग्य नहीं उस रोगी को क्या देना चाहिए? तरल आहार, वाष्पित आहार, नसों में सुइयों द्वारा आहार, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन होगा वो है फोर्थ में ए। ठीक है, तरल आहार देना चाहिए। मैं आपको समझा चुकी हूँ, अब मैं थोड़ा जल्दी लेकर के चलूँगी जिससे कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, जिससे आप लोगों को रिवीजन के टाइम में आसानी रहे। तो हम ज़्यादा बात नहीं करके सीधे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो इसलिए वमन, बिजली, डायरिया, इन सब में भी पाचन तंत्र जो होता है वो भली प्रकार से काम नहीं करता। इसलिए तरल आहार, मतलब तरल आहार में वो पतली दाल भी दे सकते हैं, बिल्कुल पतली मूँग की खिचड़ी भी दे सकते हैं, मूँग की दाल भी दे सकते हैं। इस तरह से भोजन पीड़ित व्यक्ति को देना चाहिए। निम्न में से कौन सा तरल आहार नहीं है? वनस्पतिक सूप, फलों का रस, छाछ, दूध, नारियल पानी तथा शरबत, भात, रोटी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें बहुत सिंपल है, डी। जो इसमें सही है ऑप्शन वो डी है। कोमल आहार के अंतर्गत नहीं आते हैं खिचड़ी, दलिया, आटे की उबली रोटी, उबले वाले फलों का गूदा, छेना, जैम, जेली, कस्टर्ड, पका आम, केला, पपीता, सिवई होगा, पका आलू, बैंगन, परवल, सब्जियों के चोखे, अंडे से तैयार विभिन्न प्रकार के खाद्य आहार, या भात, दाल, रोटी, सलाद आदि। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 6 में डी। कोमल आहार के अंतर्गत ये भात, दाल, रोटी, सलाद नहीं आती, क्योंकि ये रोटी जो होती है वो भी हैवी होती है और दाल अगर बिल्कुल पतली तरीके से बनाई जाए तब वो कोमल आहार के अंतर्गत आते हैं। जो चावल होता है वो भी बहुत कोमल नहीं होता है, वो भी कोमल आहार के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जो बहुत लिक्विड होती हैं, जो तरल रूप में होती हैं, जिनको आसानी से पचाया जा सके। ऐसे आहार जिसमें किसी व्यक्ति को मात्र उतनी ही कैलोरी प्राप्त होती जितनी कि उसे न्यूनतम चयापचय दर को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है 7th में ए। जब जितनी कम मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होती है उतनी रोगी को प्रदान की जाए तो वो क्या कहलाती है? न्यून कैलोरी युक्त आहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ होते हैं मक्खन, घी, पनीर, चॉकलेट, मलाई, आइसक्रीम, आलू के चिप्स तथा व्यंजन, इनमें से सभी। तो 8th में जो है सही है वो है डी। ये सारी चीज़ें उच्च कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आती हैं। मक्खन, घी में भी बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है, पनीर, चॉकलेट में भी, मलाई, आइसक्रीम, आलू के चिप्स तथा व्यंजन, इन सभी में उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त ये पदार्थ हैं। ठीक है, जो ऑप्शन 8th में सही है वो है डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मोटापे के आहार आयोजन में लाभकारी होते हैं दही और सब्जियां, चुकंदर, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, खीरा, गाजर, मूली, टमाटर, पालक, तोरई, लौकी, बैंगन, इनमें से सभी। तो जो सही ऑप्शन है वो है इनमें से सभी। जो भी व्यक्ति मोटापा होता है, अगर वो अपना वेट कम करना चाह रहा है, वो चाह रहा है अपना वेट लॉस हो, तो उसको हल्का फुल्का भोजन दिया जाता है, जैसे कि हरी सब्जियाँ हो गई, दही हो गया, ये सारे फल हो गए, चुकंदर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, खीरा, ये सारी चीज़ों से हल्का फुल्का भोजन करके
पीड़ित व्यक्ति जो मोटापे से पीड़ित है उसका धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम किया जा सकता है और उससे आराम मिलती है। अनाज 100 ग्राम, दाल 50 ग्राम, मलाई रहित दूध 100 ग्राम, हरी पत्ते वाली सब्जियां 200 ग्राम, फल 50 ग्राम, तेल 15 ग्राम की दैनिक मात्रा लेनी चाहिए। किस प्रकार के आहार में मतलब दैनिक जो ये क्वांटिटी होती है ये कौन से भोजन में देनी चाहिए? न्यून कैलोरी युक्त भोजन में, बहु कैलोरी युक्त भोजन में, संतुलित भोजन में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सही ऑप्शन है वो है 10th में ए। 10 में जो ए है 10 में पहला ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि जब आप यहाँ देख रहे हैं जब दूध दिया जा रहा है तो मलाई रहित दूध दिया जा रहा है। इसका मतलब कि ऐसा ये जो आहार योजना तैयार की जा रही है इस प्रकार से तैयार की जा रही है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा शरीर में ना पहुँचे, यानी कि फैट यानी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों शरीर में ज़्यादा मात्रा में ना पहुँचे। तो इससे पता चलता है दूध को अगर मलाई रहित दे रहे हैं तो वो न्यून कैलोरी युक्त भोजन में आ गया और बाकी सभी चीज़ों की मात्रा बहुत ही लिमिटेड है। तो ये जो ऑप्शन होगा वो है न्यून कैलोरी युक्त भोजन। नेक्स्ट देखते हैं। अमाशय तथा उसके निचले भाग से जुड़े आंत के भाग ड्यूडेनियम से होने वाले रोगों को सामूहिक रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं? पथरी, पेप्टिक अल्सर, बवासीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पेप्टिक अल्सर। अमाशय तथा उसके निचले भाग से जुड़े आंत के भाग ड्यूडेनियम से जो होने वाले रोग को सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च कैलोरी युक्त आहार में देनी चाहिए 300 से 400 कैलोरी, 200 से 300 कैलोरी, 100 से 3000 से 4000 कैलोरी, 2000 से 3000 कैलोरी, 1000 से 2000 कैलोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो 12th में जो सही आंसर है वो है ए। उच्च कैलोरी युक्त आहार में देनी चाहिए 3000 से 4000 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए 50 से 100 ग्राम, 100 से 125 ग्राम, 200 से 300 ग्राम, 300 से 350 ग्राम। तो जो 13वें में सही आंसर है वो है बी। उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन कितनी प्रोटीन देनी चाहिए? 100 से 125 ग्राम तक। ठीक है। किस अवस्था में उच्च प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए? क्वाशरकोर एनीमिया एडीमा में, हाइपोप्रोटीनीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया में, जलने तथा कटने के साथ रक्तस्राव होने में, इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जो इसमें सही है वो है 14th में डी। इन सभी में उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। क्वाशरकोर एनीमिया एडीमा में, हाइपोप्रोटीनीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया में भी, जलने तथा कटने के साथ रक्तस्राव होने में, इन सभी में। पीलियस ये जो क्वेश्चंस हैं डाइट थेरेपी के ये भी होम साइंस के सभी एग्ज़ामों में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि टीजीटी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, नेट का भी आने वाला है, इसलिए। पीलिया से पीड़ित रोगियों को देना चाहिए उच्च प्रोटीन युक्त आहार, कम वसा युक्त आहार, उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार, और इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन क्या है 15th में? 15th में है ए। पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को क्या देना चाहिए? उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। ठीक है। पीलिया से पीड़ित जो रोगी होते हैं उसको कैसा आहार देना चाहिए? उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। अजीर्ण के रोगियों के परिहारित आहार हैं। परिहारित मतलब ये हुआ मसाले युक्त आहार, बिना दूध की चाय, नींबू का शरबत या सब्जी का सूप। तो परिहारित मतलब जो चीज़ नहीं देनी चाहिए। क्या नहीं देनी चाहिए अजीर्ण के रोगी को? मसाले युक्त आहार नहीं देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पीलिया से पीड़ित रोगियों का परिहारित आहार है मतलब जो आहार नहीं देना चाहिए, चाय और कॉफ़ी, क्रीम, मक्खन, तेल, घी, प्याज, कटहल तेल युक्त भोज्य पदार्थ, इनमें से सभी। तो 17 में जो आंसर है वो है डी, इनमें से सभी। ये सारी चीज़ें पीलिया के रोगी को नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड रोगियों के परिहारित आहार है कौन कौन से? जो ऐसे भोजन है जो नहीं देने चाहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखिएगा कि कौन से रोग में कौन से खाद्य पदार्थ देने चाहिए और कौन से नहीं देने चाहिए। इस तरह के दोनों टाइप के क्वेश्चंस ये आते रहते हैं। तो 18 में जो सही आंसर है वो है
ए, अचार और चटनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च कैलोरी युक्त आहार हैं रोटी, पराठे और पूड़ियाँ, बिस्कुट, सेवई और खीर, कोफ्ते, पकौड़े और सभी मीठे फल, इनमें से सभी। तो उच्च कैलोरी युक्त आहार कौन से हैं? 19 में जो सही आंसर है वो है डी, ये सभी उच्च कैलोरी युक्त आहार है। रोटी, पराठे और पूड़ियाँ, क्योंकि ये जानते हैं पूड़ियों में तो तेल होता ही है, पराठे में भी तेल होता है, रोटी इन दोनों की कंपैरिजन में कम ऑयली होती है बट उच्च कैलोरी युक्त होती है। बिस्कुट, सेवई और खीर, क्योंकि ये मीठे होते हैं, मीठे पदार्थ जो होते हैं उनमें काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, तो जब कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है तो उसमें अधिक कैलोरी, अपने आप समझ लीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट या वसा पाया जाता है तो उसमें कैलोरी उच्च हो जाती है। कोफ्ते, पकौड़े और सभी मीठे फल, तो कोफ्ते पकौड़े काफ़ी तेल में तल के बनाए जाते हैं इसलिए काफ़ी ऑयली होते हैं, तो ये काफ़ी कैलोरी युक्त हो जाते हैं। मीठे फल में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन हो गया इनमें से सभी। किस प्रकार के आहार में भोजन की मात्राएं कम की जाती है? न्यून कैलोरी, उच्च कैलोरी युक्त आहार, उच्च प्रोटीन युक्त आहार या पीलिया से पीड़ित रोगियों के आहार? तो सही ऑप्शन इसमें है ए, न्यून कैलोरी युक्त आहार में भोजन की मात्राएं कम की जाती है, क्योंकि उसमें कैलोरी कम दी जाती है, तो भोजन इस प्रकार से दिया जाता है कि उसमें कम कैलोरी शरीर में पहुँचे, उसकी मात्रा कम की जाती है। भोजन में ऐसे भोज्य पदार्थ उसमें कम रखे जाते हैं जिसमें ज़्यादा कैलोरी, जिनसे ज़्यादा कैलोरी शरीर में पहुँचे। आहार चिकित्सा में प्रयुक्त आहार को कहते हैं चिकित्सीय आहार, रोगी आहार, आहार विज्ञान या कोई नहीं? तो जिसमें सही ऑप्शन है वो है ए, आहार चिकित्सा में प्रयुक्त आहार को क्या कहते हैं? चिकित्सीय आहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोगी विमुक्त स्वास्थ्य एवं रोगों को बढ़ाने से रोकने के लिए निर्मित सामान्य आहार को रोगी की अवस्था एवं रोग की अवस्था अनुसार परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है चिकित्सीय आहार, आहार चिकित्सा, आहार विज्ञान या इनमें से कोई नहीं? तो मैं काफ़ी देर से आपको समझा चुकी हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है आहार चिकित्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार चिकित्सा में किसका योगदान नहीं होता है? डाइटिशियन, डॉक्टर, परिचारिका, गृहस्वामी। तो किसका योगदान नहीं होता है? 23 में सही ऑप्शन क्या है? डी, गृहस्वामी का। ठीक है, इसमें डाइटिशियन, डॉक्टर और परिचारिका तीनों का महत्व होता है। किसकी भूमिका आहार चिकित्सा में अधिक महत्व है? डॉक्टर, डाइटिशियन, परिचारिका, किसी का नहीं? तो 24 में जो सही ऑप्शन है वो है सी, परिचारिका की। ठीक है, चिकित्सीय आहार तो चलिए इस वीडियो में हमने 24 क्वेश्चन देख लिए हैं। 25 से आगे के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई थिंक आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगा, आप ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे और आपके काम आएगा। आपको जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से और मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।